हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th मैथ से 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर लीजिए, देख लीजिए और बना लीजिए। मैं इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखते जाइए और जहां भी आपको कंफ्यूजन है आप क्या करेंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। मैं आपको पुनः उस क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्लास 10th मैथ्स के 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो आपको पता होगा कि संख्या रेखा पर जितना बिंदु होता है वह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वे सब के सब वास्तविक संख्या होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है कि एक संख्या रेखा पर सभी बिंदु वास्तविक होते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्न कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो आप पढ़े होंगे कि दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब संख्या p बटा q के रूप में हो और q का जो मान है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप हो, तभी शांत होगा। तो यहाँ देखिए ये सब अशांत है, a b तथा d इस ऑप्शन नहीं होने वाला है। लेकिन c को ध्यान से आप देखिए, यहाँ 7 का q 343 होता है, तो 7 q से 343 कट जाएगा तो बचेगा 1/2q इंटू 5 के पावर 3। तो यही शांत होगा, ठीक है, यही आपका शांत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? सी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 24, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो आप क्या कीजिएगा, 16, 20 और 24 का लघुत्तम निकालिएगा, ठीक है। लघुत्तम निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा तो इसमें क्या आएगा, आप लघुत्तम निकालिएगा देखेंगे 4 को 2 आएगा, ठीक है, 4 को 2, एगो 5 आएगा और एगो 3 आएगा। तो वर्ग संख्या जब भी कहे तो जोड़ा बनाते हैं, जैसे 2 जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा हो गया, लेकिन 5 और 3 जोड़ा नहीं है। तो अपनी तरफ से उसे लाएंगे, एगो 5 लगा देंगे, एगो 3 लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा। तो 4 4 25 9, तो 4 गुना 25 गुना 9, ठीक है। और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3600। तो आपका आंसर कौन हो गया सही? ऑप्शन डी सही हो गया, यानी 36 सही आंसर हुआ। अब ध्यान से बनाइए, अच्छा से बनाइए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 हो और एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ को मान लीजिए ए, यानी महत्तम है, तो एलसीएम जो है ये क्या हो जाएगा, 14 गुना है तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का योगफल क्या दिया गया है, दोनों का योग दिया गया है कितना, 600 है। तो आप क्या कीजिए, 14a प्लस a बराबर कितना हो गया, 600। तो 15a बराबर क्या हो गया, 600। तो a बराबर क्या हो गया, 600 बटा 15, तो 15 जो 40 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया, a बराबर आपका आ गया 40। इसका मतलब हो गया कि एचसीएफ जो आपका आया वो 40 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 गुना 40, यानी 560 हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ आपका निकल गया। तो दूसरी संख्या निकालिएगा, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, b बराबर लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। तो कितना, 560 इंटू 40 बटा 280। तो कितना बर्ते कटेगा, 2 बर्ते कटेगा, तो 40 दूना 80, यानी आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, संख्या इतना को p बटा q के रूप में बदल लिया। तो देखिए यहाँ संख्या को p बटा q के रूप में बदलना है, तो दिया गया है आपका नंबर जो दिया गया है 23.43 के ऊपर रेटिंग दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, 2340 जे को 43 जे को 3 लिख दीजिएगा। अब -23 दशमलव के पहले वाला संख्या, अब बटा दशमलव के बाद 2 अंक है तो 99 यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो 23 से 43 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा, 2320 बटा 99 हो जाएगा आंसर, 2320 बटा 99, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब फिर समझ लीजिए 2343 दिया गया है, 2343 इतना दिया गया ना, रेकरिंग दिया गया। तो ऐसी स्थिति में बनाने के लिए हम जे का संख्या लिख देते हैं, ठीक है।
और दशमलव के पहले वाले अंक को माइनस करके दशमलव के बाद देखते हैं कितना अंक दिया गया है। 2 अंक दिया गया है तो 99 रखेंगे, 1 अंक दिया हो तो 9 रखेंगे और उस पर एक रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो 2320/99 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, एफ पर इतना दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा इसका शून्यक हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए आप क्या कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लीजिए, माइनस भी ये होता है तो कितना -6/2 करेंगे तो -3 आएगा। अल्फा गुना बीटा निकालिए C/A, तो C का मान -6/2, तो यही आएगा -3। तो दोनों बराबर आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है बराबर, तो कौन होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा ना, अल्फा गुना बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी क्या होगा, इस समीकरण में शर्त बताना है, रैखिक समीकरण है तो शर्त बताने के लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक का अनुपात फिर y के गुणांक का अनुपात, यानी a1/a2 निकाल लीजिए। तो निकालेंगे तो x का गुणांक यहाँ 1 है और दूसरे समीकरण में 3, तो 1/3 आएगा। आप b1/b2 जब निकालिएगा तो y के गुणांक का अनुपात, तो y के गुणांक इसमें 2 है और इसमें क्या है 12 है, तो 1/6 आएगा, यानी प्रथम ही बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2, इक्वल नहीं है, अतः युग्म क्या है अविरोधी है, इसका एक हल होगा। तो कौन ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न कौन बहुपद नहीं है, इसमें बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिएगा बहुपद वही नहीं होगा जिसका x बटा में होगा, x का होगा बटा में होगा, या x का पावर माइनस में कुछ भी दिया गया हो, या x रूट में दिया गया हो। 3 कंडीशन अगर है तो बहुपद नहीं है। ठीक है, अन्यथा बाकी सभी के सभी बहुपद है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में x बटा में दिया गया है और तो यह बहुपद नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि इतना तो x का मान निकाले, एक समीकरण दिया गया है जिसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो आप हल कर लीजिए। x को x की तरफ लाइए तो लाएंगे तो 0.3x माइनस 0.37x बराबर -0.3 प्लस हो जाएगा 0.37। ठीक है, दोनों तरफ सेम है ना, दोनों तरफ सेम दिया गया है, लेकिन केवल चिन्ह अलग अलग है, और तो -1 आंसर आएगा, -1। ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आप हल करके देख लेंगे, इक्वेशन आपको हल करने आता है। इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो जैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो पहले क्या कि 6 और 12 का महत्तम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर x के पावर 4 और x का महत्तम x हो जाएगा, तो 6x और y का y, तो 6xy आपका महत्तम हो जाएगा 6xy। ठीक है, जिसका पावर देखते हैं, x का पावर यहाँ 4 है प्रथम में और दूसरे में x का पावर 1 है, तो जो मिलता है उसका पावर कम वाला लिखते हैं। तो 4 और 1 में 1 नहीं मिल रहा है, कम है, तो x का 4 और x का महत्तम क्या होगा x हो जाएगा, और 6 और 12 का महत्तम 6, तो 6xy आपका महत्तम समापवर्तक। ऑप्शन कौन होगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपको हल करना है, और हल करके x तथा y का मान निकालना है। आप क्या कीजिए, किसी विधि से आप हल कीजिए। 173x प्लस 197y बराबर क्या है 149 दिया गया है, और नीचे लिख देंगे 197x प्लस 173y बराबर 200। ऐसे इसको हल कीजिए, दोनों को जैसे हल कीजिएगा तो हल करने के बाद x का मान 2 आएगा, y का मान -1 आएगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आप हल कर लीजिए, अपने से हल करके देखिए। कहता है यह द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो a का मान क्या होगा, तो मूल समान होगा तो क्या होगा b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। मूल समान होने का मतलब d का मान 0, तो यहाँ b का मान क्या है, इसको हल करके देख लेते हैं। b का मान -4a है, -4a का स्क्वायर, -4a के स्थान पर a है, c के स्थान पर 2a + 1 है। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16a² -4 दूना 8a² -8a बराबर 0, तो ये हो जाएगा कितना 8a² -8 आया 4a बराबर 0, यानी आ गया आपका 8a² -4a बराबर 0। 4a कॉमन ले लीजिए तो 2a -1 बचेगा बराबर 0, तो a का मान 0 भी आता है और 1/2 भी आ रहा है। ठीक है, 0 और 1/2 दोनों होगा। अगर a का मान 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, अतः a का मान क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट,
64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। घनमूल क्या होता है? तो 4 होता है। तो वर्गमूल को घनमूल से भाग देंगे तो 8/4 करेंगे, कितना आएगा? 2 ना आएगा? 2 आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। घनमूल में वर्गमूल से भाग दे देना है, वर्गमूल में घनमूल से भाग देना। ओके, कहते इतना का एक गुणनखंड x + 1 कब संभव है? x के पावर n + 1 का एक गुणनखंड x + 1 कब संभव है? तो देखिए x के पावर n + 1 का एक गुणनखंड x + 1 तभी संभव है जब n क्या हो? एक विषम संख्या हो। लेकिन यदि n सम संख्या हो तो ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये तभी संभव है जब n एक विषम संख्या हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है √10 × √15 बराबर है, तो √10 में √15 से गुना करेंगे तो √over क्या होगा? 150, और 150 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5√6 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो इसको थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं। देखिए √3 tan थीटा दिया गया ना, तो 10 को कर दीजिए sin थीटा बटा कॉस थीटा, और 3 sin थीटा है, ठीक है। तो sin क्या होगा? कट जाएगा, कटेगा तो आगे 3 cos थीटा इक्वल टू √3 क्रॉस गुना कर लीजिए, इसलिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? √3/3। √3 से 3 कटेंगे तो √3 मतलब कटेगा, यानी cos थीटा का मान आपका आ जाएगा 1/√3। जब cos आ गया तो cos इक्वल टू क्या होता है? b/h। इसके सहायता से आप p निकाल लीजिए, p निकालिएगा तो आपका आ जाएगा √2 आएगा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए sin थीटा का मान निकालिए, sin थीटा का मान निकालेंगे तो √2 क्या आ गया? √3। तो sin और cos दोनों निकल गया, तब इसका मान निकालिए। sin का मान कितना है? √2/√3 आया, तो इसका स्क्वायर, अब माइनस क्या करना है? cos का 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। कौन आंसर सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आप हल कीजिए, अब बनाइए। जहाँ दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए कि यहाँ नहीं समझ में रहा, हम आपको बताएंगे फिर से। 7 sin थीटा + 3 cos थीटा = 4, तो sec थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ दिया गया 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो इस cos को साइन बदल लीजिए, 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हल करेंगे तो 3 -3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 7 से कटेगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा + 3 बराबर 4 है, तो जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर बचा आपका 1, इसलिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, sin थीटा इक्वल टू 1/4, sin थीटा बराबर क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो sin थीटा 1/2, यानी थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री के लिए 1/2 माना, sin 30 का मान 1/2 होता है। और sec 30 और प्लस कोसेक 30 का मान रखेंगे, sec थीटा तो sec 30 और प्लस कोसेक 30, तो sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का मान √3/2 होता है, नहीं 2/√3, 2/√3, और कोसेक 30 का मान 2 होता है, तो 2/√3 + 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन बी हो गया आपका सही। नेक्स्ट 5 cot थीटा = 3, तो इसका मान निकालना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो 5 cot थीटा दिया गया इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, ठीक है। इसलिए cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो cot से 10 का मान निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5/3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? दिए गए व्यंजक को हल करेंगे, इसमें इस व्यंजक को हल करेंगे तो ऊपर से आप क्या कीजिए? cos थीटा ही कॉमन ले लीजिए, cos कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 5 sin थीटा बटा बच जाएगा cos थीटा -3, अब बटा नीचे भी cos कॉमन ले लीजिए तो लेंगे तो हो गया 4 sin थीटा बटा हो गया cos थीटा, अब प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल कर देंगे, जैसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 tan थीटा -3 बटा 4 tan थीटा, अब प्लस आ गया 3। अब यहाँ tan थीटा का मान रख लीजिए 5/3 मान रख लेंगे, हल करेंगे, जैसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16/29, ठीक है, 16/29 आएगा। नेक्स्ट है अगला देखते हैं 10 15 × 10 20 × 10 70 × 10 75 का मान क्या होगा? तो देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ दो राशि को एक साथ रखते हैं। देखिए तो 15 75 90 हो जाएगा, 20 70 क्या होगा? 90। जब दोनों का योगफल 90 हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू 1 होता है, हमेशा याद कर लें, क्योंकि
10 15 को बदलेंगे तो cot 75 हो जाएगा, तो 10 गुना cot इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 10 20 को बदलेंगे तो cot 70 हो जाएगा, 10 गुना cot इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा 1 आता है आंसर, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 हो जाए तो एक मीनार का छाया 50 मीटर कम हो जाता है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा? मीनार का ऊंचाई आपको बताना है। तो देखिए ऐसा फिगर बना देते हैं हम आपको, ऐसा फिगर आपका होगा। ठीक है, यहाँ ए बी सी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है, सी पर, और इसको डी मान लेते हैं, डी पर बनेगा आपका 60 का कोण, और ये जो डी सी है इसी का मान हो दिया गया 50, और आपको ए बी निकालना है एच। ठीक है, तो यहाँ 45 देने का मतलब है कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, तो अगर ए बी को एच माने हैं तो बी सी भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो बी डी का मान क्या हो गया? एच माइनस 50। तो अब लिखिएगा tan 60 इक्वल टू एच बटा एच माइनस 50 होगा। tan 60 बराबर एच बटा एच माइनस 50। tan 60 का मान √3 हो जाएगा, तो एच बटा एच माइनस 50 हो गया। ठीक है, क्रॉस कर लेंगे इसको, जैसे क्रॉस करेंगे तो एच √3 माइनस 50 √3 इक्वल टू आ जाएगा आपका एच, इसलिए एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 √3, अब बटा हो गया √3 माइनस 1। ठीक है, इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, 3 प्लस √3 ये आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो, यानी छाया और लंबाई जब दोनों बराबर हो, जैसे मैंने ऊपर बताया कि 45 का कोण जब दिया है तो ए बी और डी सी बराबर था, नीचे वाला यानी ऊपर का भुजा नीचे का भुजा बराबर, इसका मतलब यहाँ कोण कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। तो ये कहता है उन्नयन कोण कितना होगा? जब खंभा की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 45 का कोण होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखें ऐसे दिया गया, इसके कहने का मतलब है नीचे का भुजा है 2√3 है और यह दिया गया 6 मीटर, तो थीटा पूछता है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? 6 बटा 2√3, 2√3 कट जाएगा, ये कितने मरतबे? √3 मरतबे। ठीक है, तो tan थीटा √3 आ गया, तो थीटा का मान क्या हो गया? 60 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, अगला, 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 4 मीटर लंबी है, उस समय एक खंभा को 50 में खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई, तो रेशियो बराबर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ऊंचाई 6 और छाया 4, 6 बटा क्या हो गया? 4, अब बराबर कर देंगे, यहाँ छाया दिया गया 50, ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो रेशियो बराबर कर देंगे, तो कटाइए इसको, 2 दूना 4, 3 दूना 6 कटेगा, आइए 25 दूना 50, कितना हो जाएगा? इसका मान 75 हो जाएगा, रेशियो बराबर 75 यानी 70 सी, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला, 2 मीनार H1 H2 के पादों को मिलान रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार का कोण बनाए जाने वाले कोण का मान क्रमशः 60 और 30 है, तो H1 बटा H2 का मान क्या होगा? H1 और H2 का मान आपको बताना है। तो देखिए आप ऐसे फिगर बनाइएगा, 2 मीनार हो गया, ठीक है, और इस तरह का आकर मिल रहा है। ठीक, एक कोण बन रहा है 60 डिग्री, एक कोण बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, P मान लीजिए ए बी और सी डी, ये हो गया ए बी H1, सी डी हो गया H2। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, इसको ए मानते हैं हो जाए, इसको ए भी ए मानेंगे, तो tan 60 की सहायता से H1 का मान निकाल लीजिए, इसमें tan 30 की सहायता से H2 का मान निकाल लीजिए। ठीक, अब कैलकुलेट कीजिए, जैसे कैलकुलेट कीजिएगा 3:1 आएगा आपका आंसर। ठीक है, 3:1, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, एक रेखा जो x बराबर -1 और y बराबर +4 से निरूपित है, जब x और y के वैल्यू दिए गए, इसका अर्थ दोनों के दोनों लंबवत होगी, एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे ऐसी रेखाएं हम खींचेंगे, ठीक है, तो x का मान -1 दिया है, तो इस तरह आएगा, यानी -1 की तरफ इस साइड में जाएगा। ठीक है, और y का मान 4 है, तो ऊपर की दिशा में जाएगा, दोनों रेखाएं क्या है? लंबवत होगी, यानी केवल एक एक वैल्यू दिया गया है, तो रेखाएं हमेशा लंबवत होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है। जिस त्रिभुज के 3 सेट्स के नियामक कितना है, उसकी परिमिति क्या होगी? त्रिभुज का सेट्स दिया गया है और परिमिति पूछ रहा है, तो परिमिति निकालेंगे। ऐसे फिगर जब बनाइएगा तो देखिए ऐसे आपका फिगर होगा,
त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ एगो 0 4 दिया है, इसका मतलब इस बिंदु का दिया गया है ओ ए बी अगर मानते हैं हम, तो बी का नियामक 0 4 हो गया। ठीक है, 0 4, और ए का नियामक हो गया 3 0, और ओ का नियामक 0 0। इसका मतलब यह ओ ए भुजा है 3 हो गया और ओ बी भुजा हो गया 4, तो ए बी भुजा की लंबाई निकालेंगे तो √3² + 4² तो आ जाएगा 5। तो परिमिति क्या होगा 3 + 4 + 5, यानी 5 4 9 और 9 3 12। आपका आंसर हो जाएगा परिमिति 12, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिगर बनेगा जल्दी बनेगा। नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 हो तो के का मान क्या होगा। तो रेखा का झुकाव दिया गया है, तो झुकाव कैसे निकालेंगे, y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर। तो देखिए y नियामक है x - 3, अब -7 करेंगे बटा 2 - 4 = 3 कर लीजिए। ठीक है, तो हो गया k + 4 बटा -2 = 3, तो k + 4 = -6, k + 4 बराबर आ गया -6, तो k का मान क्या आ गया -10, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है, अगला है सररेखा x पर -2 और y पर 3 का कटान बिंदु। तो x का मान दिया y का मान दिया तो -2 और 3 में कटान बिंदु होगा। x y का मान ही एक साथ लिख देते हैं, वही कटान बिंदु होता है, ऑप्शन ए हो गया सही। अगला सररेखा इतना के अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, ये हो गया x अक्ष हो गया और एक हो गया y अक्ष। ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y का वैल्यू निकालेंगे। जब x का मान 0 रखिएगा, x बराबर 0, तो y का मान क्या होगा, x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान हो गया 10/3, और जब y बराबर 0 करेंगे तो x का मान हो जाएगा 2। x का मान y बराबर 0 करेंगे तो x का मान 5 × 10 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी x गुना y, तो 10/3 और गुना 2, यानी 10/3 आपका आंसर होगा, 10/3, यानी ऑप्शन ए है, लेकिन ऑप्शन गलती दिया है, 10/3 आंसर होगा cm², 10/3 cm²। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। नेक्स्ट त्रिभुज में आपको ये जो त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखना है और बताना है इसके लिए कौन सा शर्त इसमें सही है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ दिखा है कि AD जो रेखाएं हैं BC को समविभाजित कर रही है, इसका मतलब है यह और यह कोण बराबर है। उस तरह B पर बनने वाले दोनों कोण बराबर हैं। तो यह तब संभव होता है जब तीनों भुजा बराबर हो, तभी संभव है। भुजा यहाँ कोण का समविभाजक रेखा भुजाओं को समविभाजित कर रही है, इसका मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए चित्र में PQ जो समांतर है BC के, तो आपको निकाल देना है BC की लंबाई, नीचे वाले भुजा की लंबाई निकालनी है। तो रेशियो बराबर करेंगे, तो रेशियो बराबर करने के लिए 2 छोटा त्रिभुज चलेगा APQ में, APQ ऊपर वाला छोटा त्रिभुज में देखिए, तो 2 भुजा बटा 3 हो गया, और तब बड़ा त्रिभुज ABC में चलिए, तो 2 और 6 8, 8 बटा क्या हो जाएगा BC, तो कटा दीजिए 4 मरतबे, 4 थी 12 हो जाएगा BC का मान 12, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज और DF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल 9 और 16 है। यदि ये बराबर 4.2 तो BC का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल का जो मान दिया गया है, इससे हम भुजा का अनुपात निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात का वर्गमूल जो होता है भुजा का अनुपात होता है। तो 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 हो गया 3/4 = एक भुजा आ गया आपका। एक EF का मान दिया गया है, तो EF का मान 4.2 हो गया। आपको BC निकालना है, BC ऊपर लिख लीजिए। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, हॉल कीजिए, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 3 × 4.2 अब बटा 4, यानी BC बराबर आपका आएगा 3 × 4.2/4। जैसे गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.15। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सरल रेखा को खींचने में के बिंदु आवश्यक है। तो के का मान, यानी किसी रेखा को खींचने के लिए आपको, जैसे ये रेखा मैं खींच रहा हूँ, तो इस रेखा को खींचने के लिए कितना बिंदु चाहिए, कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए। ठीक है, 2 बिंदु होगा तभी रेखा कोई बनेगा। तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी, 2 बिंदु के द्वारा ही रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में डी और BC समानांतर है। AD का मान 2 है, BD का मान 3 है, AE का मान 1.6 है, तो EC का मान, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ AD का मान दिया गया 2, BD का मान दिया गया 3
और ए का मान 1.6, तो रेशियो बराबर करेंगे 2/3 बराबर कर देंगे 1.6/x मान लीजिए, इसी को x मान लेते हैं, इसको मान लिया मैंने x। तो कटाइए 8 दूना 16 0.8 हो जाएगा, 8 से 1 24 2.4 होगा आंसर, x बराबर 2.4। ऑप्शन बी सही, यानी अनुपात बराबर कर लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री कोण बनाएगी, दोपहर के बाद कितने डिग्री कोण बनाएगी, घंटा की सुई पूछ रहा है। तो देखेंगे 4:24 पर घंटे की सुई कहाँ होती है, तो देखिए ऐसे एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो घंटे यहाँ बीच में 3 होता है, यहाँ पे क्या होता है 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे होता है 12, ठीक है। तो जैसे 4:24 होगा तो यहाँ 4 होता है ना, तो 4 से ठीक 2 छोटे पॉइंट आगे घंटे की सुई होगी, तभी 24 मिनट होगा, ठीक है। तो घंटे की सुई यहाँ रहती है, तो देखिए इनके बीच कितना कोण बन रहा है, इनके बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है ये बताना है। तो आप देखिएगा छोटा खंड जो यहाँ घंटे की सुई क्या है 4 से 2 पॉइंट आगे है, 2 पॉइंट आगे। तो ये देख लीजिए यहाँ छोटा छोटा कितना खंड इसके बीच में है, 12 बजे से लेकर के 4:24 के बीच में कितना छोटे खंड है। तो कितना देखिएगा 4 बज रहा है, इसका अर्थ है 1 2 3 4 गो बड़ा खंड और एक खंड में 5 मिनट होता है। तो 5 खंड हो गया तो कितना हो जाएगा, यानी 5 10 15 20 खंड, 20 2 22 खंड हो जाएगा, 22 छोटा खंड होगा और एक खंड में 6 डिग्री होता है, एक छोटे खंड बराबर 6 डिग्री। तो 22 गुना 6 तो कितना हो जाएगा, 14 12 2 14 12 13 132 डिग्री होगा, 132 डिग्री। ऑप्शन कौन होगा, डी सही होगा। आ रहा समझ में, यानी 4:24 में जो घंटे की सुई होगी 4 से छोटा 2 पॉइंट आगे होगी। तो 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कितना होता है खंड आपका, 20 खंड होता है, 20 मिनट, ठीक है, 20 छोटे खंड होता है और 2 खंड जोड़ देंगे 22 खंड हो गया, 22 गुना 6। अगला कि इस त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है, तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो लंब के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया है। अगला है, ये 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या होती है। तो देखिए 2 वृत्त है, ऐसे बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको स्पर्श करते हुए हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मुख्य 3 स्पर्श रेखाएं हम लोग घिस सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आप ध्यान से फिगर को देख लीजिए, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अगला PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह क्या होगा, जब वृत्त से घिरा है तो यह वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है और समलंब चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन होता है क्या नहीं है, तो विषमकोण चतुर्भुज नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा है, तो RPS का मान, RPS देख लीजिए, यहाँ RPS यहाँ का कोण पूछ रहा है, यहाँ का कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि क्या है, वृत्त का O वृत्त का केंद्र है, O क्या है, वृत्त का केंद्र है, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो यहाँ कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। एक कोण 50 दिया है तो एक कोण नहीं निकल जाएगा, 180 माइनस क्या करेंगे 90 या माइनस 40, तो कितना आएगा आपका 40, 50 ना 50 बोले तो 40 आएगा आंसर आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 हो गया, यहाँ 90 40 50 जोड़ेंगे कितना 140 आ गया, और 40 होगा तब ना 180 डिग्री होगा, तो आपका आंसर होगा 40 डिग्री, आंसर होगा 40 डिग्री, ठीक है। इसमें 30 लिखा गया है लेकिन 40 होगा, ऑप्शन ए सही होगा 40 डिग्री, ठीक है। अगला, 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h, अब वक्र पृष्ठ होता है 2πr h, तो 2πr से 2πr काट देंगे तो r + h/h हो जाएगा, यानी r + h/h। तो r का मान दिया गया है 80, h का मान दिया 20, अब बटा h हो गया 20, तो 100/20 कितना होगा 100/20, 20 × 100 यानी 5:1, 5:1 होगा। कौन सा आंसर होगा आपका, डी सही होगा, 5:1। अगला, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या 3:4 है, इसकी ऊंचाई 2:3 है, तो आयतन, यानी आपको बेलन का आयतन अब बटा कर देना है शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² और शंकु का आयतन 1/3 πr²h, तो पाई से पाई को काट दीजिए, ठीक है, बाकी नहीं काट सकते क्योंकि बेलन और शंकु अलग अलग है। तो r का मान दिया है बेलन का, पहले से तुम्हें 3 दिया है,
तो 3 का स्क्वायर एच का मान दिया है, दूसरे स्थिति में 2 है बटा 3 का स्क्वायर 2, आर का मान इसमें दिया है प्रथम में 4 शंकु के लिए और ऊंचाई दिया गया है 3, तो इसको काट लीजिए तो 6/16 होगा, 6/16 यानी 3/8, 3/8 आपका आंसर होगा। 3/8 तो कौन सा ऑप्शन है 3/8 और 9 था ना, तो 3 9/8। देखिए फिर से बनाते हैं, एक मिनट मैंने क्या बोला, पाई आर स्क्वायर एच करना है बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पाई से पाई मैंने काटा, ये 3 ऊपर चला गया, यही 3 ऊपर चला गया था, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, और तो 9 क्या होगा 8 होगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नीचे एक घन का आयतन 2744 है, तो इसका पृष्ठफल, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की होता है, तो एक की बराबर करेंगे 2744 कर लेंगे, ठीक है। तो 2744 का हम पहले क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए क्या हो, 14 का क्यूब हो जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा 14, घन का भुजा हो गया 14, तो कुल पृष्ठफल क्या होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 × 14 का स्क्वायर, तो 6 गुना 196, तो 6 में 196 से गुना करेंगे तो 1176 आएगा आपका आंसर, 1176। ऑप्शन कौन होगा, डी सही होगा, ऑप्शन डी सही है। अगला, एक 8 सेमी त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या के कितने ठोस बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला का आयतन निकालेंगे और फिर 1 सेमी त्रिज्या गोला का आयतन और 8 वाले में 1 वाले से भाग देंगे। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, आर क्यूब बटा आर क्यूब, तो 8 का क्यूब बटा हो जाएगा 1 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कर लीजिए कितना आएगा, यानी 512 आ जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 तथा 8 दिया गया है, इसे गलाकर एक 8 सेमी व्यास वाले आधारवृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, दोनों का आयतन बराबर करना होगा। तो खोखले गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, तो क्या हो जाएगा 4 का क्यू माइनस 2 का क्यू बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का मान क्या है 4 स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई काट दीजिए, ठीक है, और 4 से भी एगो 4 काट लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 4 का 16, 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 इक्वल टू 4h हो गया, ठीक है। तो 64 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा 56/4 आएगा, h इक्वल टू 56/4, तो कितना होगा 56 में 4 से भाग दीजिए तो 1, 14 चौका 56 होता है ना, 14 मतलब कट गया, तो h का मान 14 होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो 10 को प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो 110 होगा, अब बटा 10 करेंगे कट जाएगा कितना आएगा 11 आएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तोरण खींचने के लिए बड़े अंतराल होना चाहिए, तो अपवर्जी विधि में हमेशा होना चाहिए तभी तोरण खींचाएगा, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अगला, माध्य x माध्यिका y बहुलक z के बीच का संबंध क्या होगा। तो होता है 3 × x - z इक्वल टू x - y, ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 2 सिक्का को उछाल रहा है HT गुना HT, गुना करेंगे तो HH HT TH TT 4 को आ गया, तो कम से कम एक H, तो कम से कम एक H 3 बार आया है तो 3/4 हो जाएगा, इस 4 गो में 3 बार H आया है तो 3/4 आपका आंसर होगा, 3/4, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक थैले में 6 काला और 8 उजला गेंद है, तो क्या निकाल रहा है उजला गेंद, तो यहीं देखिएगा क्या निकाला जा रहा है, तो उजला गेंद कितना 8 है, 8 टोटल 8 क्या हो गया 14, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो गया, 7 दूना 14, 4/7 हो गया आंसर, ऑप्शन बी सही हो गया, 4/7। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे खत्म हो जाता है, आज के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहीं पे खत्म हो जाते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से देखिए, याद कर जाइए, फिर हम लोग अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।